मार्टिन एच फिशर का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। तथ्य विज्ञान नहीं है, जैसे शब्दकोश साहित्य नहीं है। और ये आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि आज हम सिर्फ तथ्यों को नहीं, उनके पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम उस विज्ञान की पड़ताल कर रहे हैं जो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बदलावों की। जैसे गर्मियों में दूध का फटना, हाँ, या लोहे के तवे पर जंग लगना, खाने का पकना। और यहाँ तक कि हमारा सांस लेना। ये सब आम सी बातें लगती हैं ना, लेकिन इनके पीछे केमिस्ट्री की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। सही बात है। हमारा आज का स्रोत है 10वीं कक्षा की रसायन विज्ञान की किताब का पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब स्कूल का नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का हमारा मिशन है एक जासूस की तरह इन रोजमर्रा के बदलावों के सुराग ढूंढना और उस गुप्त भाषा को समझना जिसमें वैज्ञानिक इन कहानियों को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक बदलाव, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है? इसके लिए स्रोत में 3 बड़े दिलचस्प प्रयोग दिए गए हैं। पहला है मैग्नीशियम के एक फीते को जलाने का। जब उसे जलाते हैं तो वो आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। बिल्कुल किसी जादू की तरह एक चमकदार धातु का टुकड़ा राख बन गया। दूसरा प्रयोग थोड़ा रहस्यमयी है। उसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाने की बात कही गई है। और तीसरा प्रयोग है जिंक के कुछ दानों पर धीरे धीरे एसिड डालने का। हाँ, और ऐसा करते ही उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं। और जिस बर्तन में ये हो रहा है वो छूने पर गर्म महसूस होता है। तो यहाँ हमारे पास 3 अलग-अलग घटनाएं हैं। एक में तेज रोशनी, दूसरे में गैस और गर्मी। ये सब क्या बता रहा है? ये सब ये असल में सुराग हैं। ये वो निशानियां हैं जो रासायनिक अभिक्रिया पीछे छोड़ जाती है। अच्छा। अगर हम इन तीनों प्रयोगों से मिले सुरागों को एक साथ रखें तो हमारे पास 4 मुख्य संकेत आते हैं। पहला, चीज की अवस्था बदल सकती है, जैसे वो ठोस मैग्नीशियम का फीता पाउडर बन गया। ठीक है। दूसरा, रंग बदल सकता है। तीसरा, कोई गैस निकल सकती है, जैसे जिंक और एसिड वाले मामले में हाइड्रोजन गैस निकली, बुलबुलों के रूप में। हाँ, बुलबुलों के रूप में। और चौथा, तापमान बदल सकता है, जैसे वो फ्लास्क गर्म हो गया। तो अगली बार जब इनमें से कुछ भी होता दिखे तो समझ जाइए कि परमाणुओं के लेवल पर कोई बड़ी उथल-पुथल मची है। ठीक है, तो ये तो हो गए सुराख पहचानने के तरीके। लेकिन अगर मुझे किसी को मैग्नीशियम के जलने के बारे में बताना हो, तो क्या हर बार ये लंबा वाक्य बोलना पड़ेगा कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है? नहीं। मुझे लगा था वैज्ञानिकों के पास हर चीज के लिए कोई शॉर्टकट, कोई कोड लैंग्वेज होती होगी। बिल्कुल है। वैज्ञानिकों को चीजें संक्षेप में कहना पसंद है। पहला शॉर्टकट है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण? हाँ, हम बस लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक तीर और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ तीर के बाईं ओर जो चीजें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, मतलब एक्शन करने वाले। और तीर के दाईं ओर? और तीर के दाईं ओर जो नई चीज बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे उत्पाद कहते हैं, यानी एक्शन का नतीजा। ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन क्या इसे और छोटा किया जा सकता है, एकदम किसी कोड की तरह? हाँ, यहीं पर रासायनिक सूत्र काम आते हैं। अगर हम शब्दों की जगह उनके प्रतीक, उनके सिंबल इस्तेमाल करें तो समीकरण बनता है Mg + O2 टेंशन MgO। इसे हम ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये किसी भी केमिकल बदलाव का क्या कहते हैं, कंकाल है। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ परमाणुओं को गिनने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी गिनती मेल नहीं खा रही। कहाँ पर? तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, और दाईं तरफ सिर्फ एक है, MgO में। हाँ। क्या एक परमाणु रास्ते में कहीं खो गया? मुझे लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पकड़ा। यहीं पर विज्ञान का एक सबसे बड़ा और अटूट नियम सामने आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल। ये नियम कहता है कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को बना या मिटा नहीं सकते। वे बस अपनी जगह बदलते हैं, नए साथियों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन गायब नहीं हो सकते। जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे, उतने ही बाद में भी होने चाहिए। तो फिर हमारे Mg + O2 MgO समीकरण का क्या? ये तो उस नियम को तोड़ रहा है। अभी तोड़ रहा है क्योंकि ये अधूरा है।
इसे संतुलित करना यानी बैलेंस करना बाकी है। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। हमें बस सही संख्याएं सही जगह पर लगानी है ताकि दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर हो जाएं। अच्छा। जैसे स्रोत में लोहे और भाप की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, Fe plus H2O equals to Fe3O4 plus H2। ये भी असंतुलित है। इसे संतुलित करने के बाद जो अंतिम समीकरण मिलता है वो है 3Fe plus 4H2O equals to Fe3O4 plus 4H2O। ओके। अब अगर आप गिनेंगी तो दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे। अब ये समीकरण प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है। इस हिट एंड ट्रायल विधि का नाम सुनने में थोड़ा अंदाजे वाला लगता है। क्या ये सिर्फ तुक्का लगाने जैसा है? सवाल बहुत अच्छा है। ये लगता अंदाजे जैसा है लेकिन है नहीं। ये एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें हम सबसे जटिल अणु से शुरू करके धीरे धीरे पूरी पहेली को सुलझाते हैं। ये तुक्का नहीं, एक तार्किक प्रक्रिया है। ये तो कमाल है। अब ये समीकरण संतुलित है, लेकिन क्या हम इसमें और भी जानकारी डाल सकते हैं? जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि लोहा ठोस था और पानी असल में भाप था? बिल्कुल। वैज्ञानिक और भी सटीक होना पसंद करते हैं। इसके लिए हम हर पदार्थ के आगे उसकी भौतिक अवस्था का प्रतीक लिख देते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और अगर कोई चीज पानी में घुली है तो उसके लिए AQ। AQ मतलब एक्वस? हाँ, एक्वस। तो हमारा लोहे वाला समीकरण अब ऐसा दिखेगा, 3FeS plus 4H2OG is equal to Fe3O4S plus 4H2OG। यहाँ H2O के साथ G साफ साफ बता रहा है कि यह पानी नहीं बल्कि भाप थी। अब यह समीकरण एक पूरी कहानी बता रहा है। शानदार। तो अब हम बदलाव के सुराग पहचानना और उसकी भाषा लिखना सीख गए हैं। पर क्या इन बदलाव की कहानियां भी अलग-अलग तरह की होती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे साहित्य में अलग-अलग विधाएं होती हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, वैसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं के भी अपने प्रकार हैं। पहला और सबसे सीधा प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से लग रहा है चीजें जुड़ रही हैं। बिल्कुल। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर बस एक हो जाती हैं। A और B जुड़कर AB बनाते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब बिना बुझे चूने में पानी मिलाया जाता है। वे दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी गर्मी निकलती है। अगर आप उस बर्तन को छुएंगे तो वो काफी गर्म महसूस होगा। हाँ, मैंने देखा ये। जिन अभिक्रियाओं में गर्मी बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। और स्रोत में इससे जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई गई है। घरों में सफेदी करने के लिए इसी बुझे हुए चूने का इस्तेमाल होता है। जब इसे दीवारों पर लगाते हैं तो यह हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कहते हैं धीरे धीरे बात करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार परत बना देता है। और सबसे मजेदार बात, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही है, CaCO3। है ना कमाल? इसका मतलब ये हुआ कि सदियों से हमारे पुरखे अनजाने में अपने घरों पर संगमरमर की एक बेहद पतली चमकदार परत चढ़ाते आ रहे हैं। बिल्कुल। ये केमिस्ट्री का एक घरेलू जादू है जो हर सफेदी के साथ होता है। वाह। और हमारा सांस लेना भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ही है। वो कैसे? हम जो खाना खाते हैं उससे मिलने वाला ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ जलता है और हमें ऊर्जा देता है। हमारे शरीर की गर्मी इसी लगातार होने वाली अभिक्रिया का नतीजा है। अच्छा, तो एक प्रकार हुआ संयोजन। इसका उल्टा भी होता होगा, जहां चीजें जुड़ने के बजाय टूट जाती हैं। एकदम सही। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन के ठीक विपरीत है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। मतलब AB टूटकर A और B में बदल जाता है। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए तो जोर लगाना पड़ता है ना, मतलब ऊर्जा देनी पड़ती है। बिल्कुल। ये ऊर्जा 3 तरीकों से दी जा सकती है। 3 तरीके? पहला है ऊष्मीय वियोजन, जब हम किसी चीज को गर्मी देकर तोड़ते हैं। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को गर्म करने पर वह भूरे पाउडर में बदल जाता है और जलते हुए सल्फर की गंध आती है। अच्छा, तो सीमेंट फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं वो असल में इसी सिद्धांत पर काम कर रही हैं, पत्थर को गर्मी से तोड़कर कुछ नया बनाना। बिल्कुल। दूसरा तरीका है विद्युत वियोजन, जब हम बिजली का इस्तेमाल करके किसी चीज को तोड़ते हैं। जैसे पानी? सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। पानी में बिजली प्रवाहित करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस की मात्रा
ऑक्सीजन से दोगुनी होती है। क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O है। एग्जैक्टली हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का सिर्फ 1। और तीसरा तरीका? तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश यानी रोशनी ऊर्जा का काम करती है, सिल्वर क्लोराइड नाम का एक सफेद पाउडर होता है जिसे धूप में रखने पर वो स्लेटी हो जाता है। स्लेटी क्यों? क्योंकि रोशनी उसे सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देती है। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी सिद्धांत पर काम करती थी। अच्छा। और चूंकि इन सभी प्रक्रियाओं में ऊर्जा सोखी जा रही है, इन्हें ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि या तो चीजें जुड़कर कुछ नया बनाती हैं या टूटकर बिखर जाती हैं। लेकिन क्या हमेशा इतना सीधा होता है? क्या कभी-कभी अभिक्रियाएं एक मुकाबले की तरह होती हैं, जहां एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा प्रकार यही है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। हाँ, इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अगर आप एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबो दें, तो थोड़ी देर में कील भूरी हो जाएगी। और घोल? और घोल का नीला रंग हल्का पड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लोहा कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर को उसके घोल से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। कील पर जो भूरी परत चढ़ी है, वो बेचारे बेघर हुए कॉपर की है। और घोल का रंग आयरन सल्फेट बनने की वजह से बदल गया? एकदम सही। तो हाँ, लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। थोड़ा असभ्य है, पर यही केमिस्ट्री है। और अगर दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे की जगह बदल लें तो? जैसे डांस में पार्टनर बदलते हैं। तब उसे हम चौथा प्रकार कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, बिल्कुल पार्टनर बदलने जैसा। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के दो साफ घोलों को मिलाया जाता है, तो अचानक से बेरियम सल्फेट नाम का एक सफेद ठोस पदार्थ बन जाता है, जो पानी में घुलता नहीं है। हाँ, और नीचे बैठ जाता है। इस तरह अचानक बनने वाले ठोस को विज्ञान की भाषा में अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ये वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। अब हम स्रोत की अंतिम लेकिन शायद सबसे जरूरी अवधारणा पर आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उपचयन और अपचयन। यह सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन इसका मूल विचार बहुत सरल है और यह हमारे आसपास हर जगह हो रहा है। इसे तांबे के उदाहरण से समझते हैं। जब आप तांबे के भूरे पाउडर को गर्म करते हैं, तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। यहाँ तांबे ने ऑक्सीजन को प्राप्त किया, तो हम कहते हैं कि तांबे का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, ऑक्सीजन से जुड़ना उपचयन है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा। अगर हम इस काले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारें, तो वो अपनी ऑक्सीजन खो देता है और वापस भूरे रंग का तांबा बन जाता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को खोया, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन या रिडक्शन हो गया। तो सीधा सा नियम है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये दोनों साथ साथ ही होते होंगे, एक देगा तो दूसरा लेगा। ज्यादातर मामलों में बिल्कुल। जब एक चीज ऑक्सीजन देती है, तो कोई दूसरी उसे लेती है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स? हाँ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर। हाँ, ये केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल डांस है। तो ये सब रेडॉक्स और अभिक्रियाओं के प्रकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या इनका कोई बड़ा असर होता है? बहुत बड़ा। दो ऐसे प्रभाव हैं जिनसे हम रोज जूझते हैं। पहला है संक्षारण, कोरोजन। ये धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना है जब वे अपने आसपास की हवा, नमी या एसिड के संपर्क में आती हैं। मतलब धातुओं का उपचयन? सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, लोहे पे जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ लोहे तक तो सीमित नहीं है। नहीं, चांदी का काला पड़ना या तांबे और पीतल पर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण ही है। ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली लड़ाई है जो हमारी बनाई हुई चीजों, पुलों, जहाजों, गाड़ियों को वापस प्रकृति में मिलाना चाहती है। और दूसरा प्रभाव? दूसरा प्रभाव हमारी रसोई से जुड़ा है, विकृतगंधिता, रेंसिडिटी। ये शब्द सुनने में अजीब है। हाँ, लेकिन इसका अनुभव हम सब ने किया है। जब तेल या घी में बनी खाने की चीजें जैसे चिप्स या नमकीन ज्यादा देर तक हवा में खुली रह जाती हैं, तो उनका स्वाद और गंध अजीब हो जाते हैं। हम कहते हैं कि चीज सील गई है। बिल्कुल। ये असल में उस खाने में मौजूद तेल का उपचयन है। वही ऑक्सीजन जो हमें जिंदा रखती है, हमारे खाने को खराब भी करती है।
और स्रोत में इससे बचने का एक बहुत ही चालाक तरीका बताया गया है। चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट में से सारी ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। हाँ, नाइट्रोजन एक आलसी गैस है। वो तेल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। इससे चिप्स का उपचयन रुक जाता है और वे महीनों तक ताजे बने रहते हैं। अगली बार जब कोई चिप्स का फूला हुआ पैकेट खोले तो याद रखिएगा कि वो हवा सिर्फ पैकेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन के खिलाफ केमिस्ट्री का एक चतुर दाव है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हर जगह हैं, दूध के फटने से लेकर चिप्स के पैकेट तक। समीकरणों को कैसे पढ़ें और ये भी समझा कि इन बदलावों की कहानियां कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। कभी चीजें जुड़ती हैं, कभी टूटती हैं और कभी एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो स्रो की ही एक गतिविधि से प्रेरित है। बताइए। हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात की जो गर्म हो जाती हैं और ऊष्माशोषी की जो ऊर्जा सोखती हैं। स्रोत में एक प्रयोग है जहां बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाने पर परखनली छूने पर बर्फीली ठंडी महसूस होती है। अच्छा, ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जो अपने आसपास से गर्मी खींच लेती है। दिलचस्प है। तो अंतिम विचार ये है, जब हम अपने आसपास कोई भी बदलाव देखते हैं, चाहे वो खाना पक रहा हो, मोमबत्ती जल रही हो या बस बर्फ पिघल रही हो, तो क्या एक पल रुककर ये सोचना कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकल रही है या सोखी जा रही है, उस बदलाव के पीछे छिपी पूरी रासायनिक कहानी को समझने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम हो सकता है।